हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंट्रोल लिमिट समझाया था। मैंने आपको कल कंट्रोल चार्ट समझाया था। कंट्रोल चार्ट का हमने थ्योरी पढ़ा था और मैंने आपको उसकी कंट्रोल चार्ट के कुछ फॉलोइंग टाइप्स बताए थे। सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। आज बेटा सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम ये कंट्रोल चार्ट का समझाना चाहती हूँ, ठीक है। और इस चार्ट को पढ़ने के बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये चार्ट समझाना चाहती हूँ। तो बेटा बेसिकली ये जो आपका एक पूरा जो चार्ट है ये है आपका कंट्रोल चार्ट, ठीक है। इसको आप हेडिंग दे सकते हो आउटलाइन ऑफ कंट्रोल चार्ट, ठीक है। तो कल जो हमने कंट्रोल चार्ट की थ्योरी पढ़ी थी कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया है और मुझे उस प्रोडक्ट में ये चेक करना है कि क्या मेरे प्रोडक्ट में कोई असाइनेबल कॉज है या नहीं है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम वो पता करते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर हमने सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा, वो क्या प्रोसीजर है कंट्रोल चार्ट का जिससे मुझे पता चले कि मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो कंट्रोल चार्ट के हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक बेटा ये एक तरीके से ग्राफ है, ठीक है ना। दिस वन इज योर वर्टिकल लाइन, दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी स्केल। क्लियर है बेटा। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, दिस वन इज योर क्वालिटी स्केल। इस क्वालिटी स्केल पे हम क्या क्या पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। सेंट्रल लाइन को हम क्या मानते हैं, एवरेज मानते हैं, ठीक है। सो ये आपका सबसे फर्स्ट है मेजर पार्ट कंट्रोल चार्ट का, क्वालिटी स्केल। सेकेंड आता है आपका प्लॉटेड सैंपल। प्लॉटेड सैंपल यानी कि देखो बेटा ये ग्राफ पे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे आपके डॉट्स हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या है, जैसे मान लीजिए बेटा ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके पास क्या पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10। ये क्या है बेटा, ये आपके सैंपल नंबर है। क्या है ये, आपके सैंपल सब ग्रुप नंबर। यानी कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ अपने फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, तो एक तो नहीं बनाऊंगी ना, एक टाइम पे मुझे बहुत सारे बनाने होते हैं, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है ना। अपने प्रॉफिट के लिए हम अपनी इंडस्ट्री में एक टाइम पे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम बेटा क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट पे उनका जो एवरेज होता है वो प्लॉट करते हैं। तो एक टाइम पे बेसिकली वैसे तो हम 25 जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मतलब मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने उनके 10 एवरेजेस लिए हुए हैं, ठीक है। 1 to up to 10 हमने एवरेजेस लिए हुए हैं और उन प्रोडक्ट का हम मीन का फॉर्मूला या रेंज का फॉर्मूला जो भी हमें अपने अकॉर्डिंगली बेटर लगता है, उस फॉर्मूले से हम उसको मेजर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और मेजर करके जो भी वैल्यू आती है उन वैल्यू को मैंने यहाँ पे ये डॉटेड से प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या हैं आपके, ये डॉटेड पॉइंट्स क्या हैं आपके, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सैंपल मुझे दिए होंगे, जो भी सैंपल्स हमें गिवन दिए होंगे प्रोडक्ट्स के, जो भी एवरेज निकाल के सैंपल्स गिवन होंगे, तो हम उनको अपने फॉर्मूला से मीन, रेंज, वॉट एवर यू लाइक, जो डिपेंड करता होगा हमारे प्रोडक्ट पे, उन फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, उनको मेजर करेंगे और उनको यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे बाय दीज डॉटेड लाइन्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लॉटेड सैंपल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन में बेटा आप ये देखो, एक आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट भी है, CL भी है और UCL भी है। देखो इसकी लाइंस है ना ये। तो जो सेंट्रल लाइन होती है ना बेटा, इसको हम हमेशा ये डार्क लाइन से प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा हमारी डार्क होती है। लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट हम ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। अब इनका क्या मतलब है, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और CL का, कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट को, उनके सैंपल्स को मेजर करके ये डॉटेड पॉइंट्स प्लॉट करती हूँ और ये डॉटेड पॉइंट्स मेरे UCL और LCL के अंदर ही लाई कर रहे हैं। देखो ये जो पॉइंट्स है सारे UCL और LCL के अंदर है ना, ठीक है। लेकिन एक तो ये वाला पॉइंट देखो बेटा,
एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट मेरे ना इनके बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा है आउट ऑफ कंट्रोल, यहाँ भी क्या लिखा है आउट ऑफ कंट्रोल। यानी कि अगर कोई LCLC नीचे की तरफ कोई पॉइंट आ रहा है और UCL के ऊपर की तरफ कोई पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है ना, यानी कि 10th नंबर का जो ये वाला पॉइंट है, यानी कि जो मेरा 10th सैंपल है, ये मेरा क्या है, डिफेक्टिव है, क्योंकि वो हमारा UCL के बाहर चला गया। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट, कोई भी प्लॉटेड पॉइंट इनके बाहर जाता है, तो इट मीन्स वो हमारा डिफेक्टिव है और उसमें हमारा कोई असाइनेबल कोज है, जिसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको एलिमिनेट करेंगे। ऐसे ही सेम 9th के लिए भी ये डॉटेड है, यानी कि ये इसके बियॉन्ड जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव है, इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और देन इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, सेंट्रल लाइन से ऊपर UCL, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए भी ये 3 सिग्मा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी ये 3 सिग्मा है। ठीक है, 3 सिग्मा क्यों हम इसको बोल रहे हैं, ये देखो सेंट्रल लाइन को मैं इसको 0 कंसिडर कर लेती हूँ, देन दिस वन इज योर 1, देन दिस वन इज योर 2 एंड दिस वन इज योर 3। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3 सिग्मा, ये भी 3 सिग्मा और ये भी क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा। तो ये है बेटा आपका चार्ट, कंट्रोल चार्ट है, जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो ग्राफ में हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम थोड़ा इसको थ्योरेटिकल देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो आपकी बुक में ये रहा मेजर पार्ट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने क्या समझाया था, क्वालिटी स्केल आपको बता चुकी हूँ। वर्टिकल स्केल है, द स्केल इज मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, आइदर वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। प्लॉटेड सैंपल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लॉटेड सैंपल क्या है, हमारे क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ सैंपल आर नॉट शोन ऑन अ कंट्रोल चार्ट, ओनली द क्वालिटी ऑफ द एंटायर सैंपल रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वैल्यू। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो क्वालिटी होती है हमारी, उसको एक सिंगल वैल्यू के हिसाब से उसको प्लॉट करते हैं, और उस सिंगल वैल्यू को हम जो चार्ट पे प्लॉट करते हैं उसको हम डॉटेड पॉइंट से प्लॉट करते हैं। या तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, चाहे सर्कल कर दीजिए, तो वो आपका क्या होता है, प्लॉटेड सैंपल। देन सैंपल नंबर या फिर सब ग्रुप नंबर क्या होता है, अ सैंपल प्लॉटेड ऑन अ चार्ट आर नंबर्ड इंडिविजुअली एंड कॉन्सिक्यूटिवली ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, कि जो भी आप सैंपल पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो अपने कंट्रोल चार्ट पे, हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, एंड द लाइन इज यूजुअली प्लेस एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, और वो हमारे चार्ट के बॉटम पे होती हैं। सो द सैंपल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज सब ग्रुप इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। सो जनरली 25 सब ग्रुप आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग अ कंट्रोल चार्ट। मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली जो सब ग्रुप्स लेते हैं वो 25 लेते हैं, इसमें इन्होंने 10 समझाया हुआ है, लेकिन बेसिकली हम 25 सब ग्रुप्स लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है बेटा, हमारी सेंट्रल लाइन रिप्रेजेंट द एवरेज क्वालिटी। ठीक है ना, द लाइन अबव द सेंट्रल लाइन शोज द अपर कंट्रोल लिमिट विच इज कॉमनली ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 सिग्मा टू द एवरेज। जब हम अपने एवरेज में, ठीक है, ऐड करते हैं अपने 3 सिग्माज, यानी कि मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका फॉर्मूला है 3 सिग्मा यानी कि मीन प्लस 3 SD। ठीक है, the line below the central line is the lower control limit which is obtained by subtracting 3 sigma। यहाँ के लिए adding and यहाँ के लिए subtracting। so the upper and the lower control are usually drawn as the dotted lines, इसलिए हम उनको dotted lines के हिसाब से करते हैं, और central line को हम bold या फिर dark line करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये फिगर है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ शिवॉर्ट्स कंट्रोल चार्ट। नाउ इन द कंट्रोल चार्ट, जो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और जो लोअर कंट्रोल लिमिट है, usually plotted as the dotted line and the central line is plotted as a dark bold line if t is underlying statistic। तो बेटा इसमें क्या है, हमने एक t लिया है, t मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, अपना एक स्टैटिस्टिक ले रही हूँ, जो कि मुझे क्या बता रहा है, वैल्यूज डिपेंड ऑन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t, कि जो भी हम वैल्यूज लेंगे अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको मैं क्या लेकर चल रही हूँ, टी लेकर चल रही हूँ। तो जो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है, उसका फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, ET यानी कि मीन प्लस, बेटा यहाँ ना बुक में मिस प्रिंट है, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ये आप लोग भी अपने जो भी आप लोग फोटो स्टेट कराएंगे या जो मैंने PDF आपको भेजी है, यहाँ पर 3 लिखना है, इसको करेक्ट करना है। तो UCL का फॉर्मूला क्या होगा, मीन प्लस 3 इंटू SET। ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन माइनस 3 इंटू SET।
कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा आपका मीन। तो ये क्या है बेटा आपका फॉर्मूला है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट। 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट हमारा क्या होता है, पहली चीज 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट जो है आपको वो किसने प्रपोज किया है, डॉक्टर शिवहॉर्ट फॉर हिज कंट्रोल चार्ट फ्रॉम वेरियस कंसिडरेशन, देन द मेन बीइंग प्रोबेबिलिस्टिक कंसिडरेशन। कंसिडर द स्टैटिस्टिक, यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है, एक स्टैटिस्टिक मैंने कंसिडर की है टी, जो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताई थी, टी मैंने कंसिडर की है, जो बेसिकली मेरा क्या है फंक्शन ऑफ सैंपल्स है। जो सैंपल वैल्यूज मैं ले रही हूँ वो हैं जिनको हमने क्या लिया है x1 x2 xn। तो मैंने मान लिया है कि जो टी स्टैटिस्टिक में लेकर चल रही हूँ उसका मीन मान लीजिए मेरा क्या आ रहा है, म्यू टी आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, मैं ये आपको इस पे से करके बताती हूँ। ये देखिए कि मैंने एक टी लिया है, टी मेरे पास एक स्टैटिस्टिक है, ठीक है, जिसके फंक्शन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिए हैं, x1 x2 xn लिए हैं। तो मैंने क्या माना कि जो मेरा टी स्टैटिस्टिक मैं लेकर चल रही हूँ उसका जो मीन है वो मेरा क्या आ रहा है, म्यू टी आ रहा है, और जो वेरिएंस है मेरा स्टैटिस्टिक का वो क्या आ रहा है, सिग्मा टी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मेरा जो स्टैटिस्टिक टी है वो अगर ये आ रहा है तो वो हमारा बेसिकली क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देन फ्रॉम द फंडामेंटल एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या किया कि अगर मेरा जो टी स्टैटिस्टिक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसमें मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, फंडामेंटल एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि जो टी स्टैटिस्टिक मैंने लिया है वो बेसिकली मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, म्यू टी माइनस 3 सिग्मा टी से म्यू टी प्लस 3 सिग्मा टी के बीच में लाइक कर रहा है, जो कि ये क्या है लोअर कंट्रोल लिमिट और ये क्या है आपका अपर कंट्रोल लिमिट। तो इन दोनों के बीच में वो लाइक कर रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी 0.9973। तो ये मेरा किस अकॉर्डिंगली आ रहा है, फंडामेंटल एरिया प्रॉपर्टी फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा अगर मेरी टी की रेंज इन दोनों के बीच में लाइक करी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली टी माइनस म्यू टी का मॉड लेस देन किसके हो जाएगा 3 सिग्मा टी विच इज इक्वल टू 0.9973। तो देखो एक डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, जैसे बेटा मान लो आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा टी, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये है आपका लोअर कंट्रोल लिमिट, ये है आपका अपर कंट्रोल लिमिट। तो वो हमें कह रहा है कि अगर मीन और वेरिएंस हमारे ये हैं, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स के जो भी मेजर होंगे अगर वो हमारे इनके बीच में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी असाइनेबल कोज नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहाँ कहीं होगा तो क्या होगा, उसमें असाइनेबल कोज होगा, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी ये होगी। अब ये तो प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, अगर हमारा वो इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, इसके बीच में लाई करता है तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.9973। लेकिन अगर वो यहाँ इसके बाहर इसके बियॉन्ड होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमारा फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है तो हम उसमें कैसे करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस म्यू टी लेस देन 3 सिग्मा टी करती हूँ विच इज इक्वल्स टू 0.9973, तो बेटा ये 1 मेरा इधर चला जाएगा, माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0027। तो ये आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जब आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी वो बियॉन्ड द लिमिट होंगी। So if T is normally distributed, then the limits of the variation should be between this to this, which are termed respectively by the UCL and the LCL. And it is only when any observed TI falls outside the control limit, then it is considered to be a danger signal indicated that some assignable cause has crept in, which must be identified and the eliminated. तो वो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इनके बीच में लाई नहीं करती हैं, इसके आउटर करती हैं, तो इसका मतलब वो एक डेंजर में है और उसमें हमारे पास कुछ असाइनेबल कॉजेज हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है गर्ल्स, तो बेटा आज आपने टॉपिक यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, आपने यहाँ तक अपने सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। कोई भी डेफिनेशन, कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर नहीं समझ आती है देन यू हैव टू आस्क। और ये सारा चार्ट आपको एक बार फिर से गो थ्रू करना है, ये पॉइंट्स आपने फिर से गो थ्रू करने हैं और यहाँ तक आपने रीड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका ये रिमार्क समझाऊंगी और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी।
एंड ऑल्सो राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स बेटा, तभी डेली आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। थैंक यू।